दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल SIPF टेक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य बीमा की पॉलिसी के लिए जो फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म भरा जाता है या फिर राज्य बीमा की पॉलिसी किनको जारी की जाती है, तो कौन से कर्मचारी उसके लिए एलिजिबल होते हैं, नॉमिनेशन के लिए क्या रूल है, किसको नॉमिनी बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते, प्रीमियम के क्या ऑप्शंस हैं, ये 3 पॉइंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और फर्स्ट डिक्लेरेशन को या प्रथम घोषणा पत्र को ऑनलाइन किस प्रकार से आवेदन करते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस फर्स्ट डिक्लेरेशन की वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं। अभी ये पार्ट 1 में हम एलिजिबिलिटी, नॉमिनेशन और प्रीमियम ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सभी वीडियो आम कर्मचारियों के काम की वीडियो हैं, जो कि उम्मीद है कि आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट डिक्लेरेशन में एलिजिबिलिटी कौन कौन कर्मचारी हैं जो कि इसके लिए राज्य बीमा की पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, नंबर 1, कर्मचारी को राजस्थान राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। वो कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं राजस्थान सरकार के, वो फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए यानी कि राज्य बीमा की पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। राज्य सरकार के कर्मचारियों में जो राजस्थान की ऑटोनोमस बॉडीज़ आती हैं, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, या दूसरी जो ऑटोनोमस बॉडी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, तो ये सब ऑटोनोमस बॉडी राज्य सरकार में शामिल नहीं है, ये पृथक से है। तो इनके कर्मचारियों के ऊपर राज्य बीमा पॉलिसी लागू नहीं है। ठीक है। तो नंबर 1 में अपने देखा कि एम्प्लॉई राजस्थान सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। नंबर 2, कर्मचारी का जो जॉब है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा है, संविदा पर लगा है या और किसी प्रकार से लगा है जिसका कि जॉब आगे परमानेंट होने के चांस नहीं है, तो उन कर्मचारियों के ऊपर ये राज्य बीमा पॉलिसी लागू नहीं होगी, उनको अपनी बीमा की कटौती नहीं करनी है। नंबर 3, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में जो पहला 1 अप्रैल आता है, उस डेट को पॉलिसी जारी होती है, और मार्च पेड अप्रैल की जो सैलरी होती है उससे पहली कटौती होती है। तो आप देखें, अगर 1/4/2021 में उन कर्मचारियों की प्रथम कटौती होगी जिनका की अपॉइंटमेंट 1/4/2018 और 31/3/2019 के बीच में हुआ हो, तो उन कर्मचारियों का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, और प्रोबेशन पूरा होने के बाद में उनकी मार्च पेड अप्रैल की सैलरी से पहली कटौती होगी। तो ये 2 साल के जिनका प्रोबेशन होता है, उनका अपॉइंटमेंट अगर 1/4/18 से 31/3/2019 के बीच हुआ हो, और यदि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे डॉक्टर्स और जो ACP होते हैं DOIT के और जजेस, इनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है, तो इसका मतलब कि अगर इनका अपॉइंटमेंट 1/4/2019 और 31/3/2020 के बीच में हुआ है, तो इनकी पहली कटौती 1/4/2021 को होगी, यानी कि इनको मार्च 2021 में अपना प्रथम घोषणा पत्र फर्स्ट डिक्लेरेशन फिल करना पड़ेगा। और देखिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कर्मचारी 18 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 2021 को
इसके बाद में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, उस डेट ऑफ बर्थ को इसका जो है आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यानी कि कर्मचारी जो है वो 31/3/2004 से पहले का उसका जन्म होना चाहिए। वो कर्मचारी 1/4/2021 के लिए राज्य बीमा पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन फिल कर सकते हैं। तो कर्मचारी 31/3/2004 से पहले का जन्म दिनांक होना चाहिए कर्मचारी का। वो कर्मचारी 1/4/2021 के लिए प्रथम घोषणा पत्र के लिए या फिर कहें राज्य बीमा पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। 5वीं शर्त है कि कर्मचारी का जो प्रथम बीमा का प्रीमियम होता है वो मार्च पेड अप्रैल की सैलरी से ही हो जाना चाहिए, सैलरी से होना चाहिए। अगर कर्मचारी की सैलरी से नहीं हुआ और उसको बाद में ध्यान आया कि मेरा बीमा की कटौती हो जानी चाहिए और उसने चालान से जमा कर दिया, सैलरी के से इतर जाके चालान से उसने अपना प्रीमियम जमा किया, तो उस चालान से प्रीमियम जो जमा किया उससे बीमा पॉलिसी इशू नहीं होगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कर्मचारी की जो पहली बीमा की कटौती होती है वो मार्च पेड अप्रैल की सैलरी से ही होनी चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि अगर किसी की सैलरी ही लेट बन रही है तो जब भी लेट बने तो मार्च पेड अप्रैल की जो सैलरी बने उस सैलरी से उसका बीमा की प्रथम किस्त कट जानी चाहिए। या फिर किसी का फिक्सेशन हो रहा है और फिक्सेशन के अंदर ही उसकी मार्च पेड अप्रैल की सैलरी आ रही है फिक्सेशन के एरियर में, तो उस फिक्सेशन के एरियर से मार्च पेड अप्रैल का प्रीमियम कटवाया जा सकता है। तो ये थी 5 शर्तें कि राज्य बीमा की पॉलिसी किन कर्मचारियों को आवंटित की जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें नॉमिनेशन का क्या प्रावधान है। तो देखिए, इसमें आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो, एक हो या एक से अधिक हो जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आप उसको नॉमिनी बना सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आप नॉमिनी बनाते हैं तो आपको उनका जो शेयर है उस शेयर का परसेंटेज भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यदि 2 नॉमिनी बनाते हैं तो आपको, जैसे कि कोई अनमेरिड है वो अपने माता पिता को नॉमिनी बना रहा है, तो आप 50% उसको कर सकते हैं या 60-40 कर सकते हैं, यानी कि उसका शेयर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो किसी भी रिलेटिव को अपना नॉमिनी बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो किसी भी पर्सन को वो आप अपना नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाने में एक चीज़ का ये और ध्यान रखना है कि अगर नॉमिनी ऐसे व्यक्ति को बनाया जा रहा है जिसका कि आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसका एक गार्जियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नॉमिनेशन के प्रावधान है। नॉमिनेशन में एक और भी प्रावधान ये ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी कर्मचारी की शादी नहीं होती है, अविवाहित कर्मचारी है और वो किसी को, अपने माता पिता भाई बहन किसी को अपना नॉमिनी बनाता है और आगे चलकर फिर उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो विवाह के पश्चात ऑटोमेटिकली नॉमिनेशन चेंज हो जाता है पत्नी या पति के नाम पे। जैसी भी स्थिति हो, अगर कोई महिला है और उसने पहले नॉमिनी किसी को भी बना दिया लेकिन बाद में उसका विवाह हो गया, तो विवाह होने के पश्चात ये नॉमिनेशन अपने आप उसके पति के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई पुरुष है और उसका पहले विवाह नहीं हुआ, उसने किसी अपने परिवार के दूसरे सदस्य को नॉमिनी बना दिया परंतु बाद में उसका विवाह हो गया, तो उसकी पत्नी के नाम से स्वतः ही नॉमिनेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विवाह से पूर्व में किया गया नॉमिनेशन पति या पत्नी के पक्ष में अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है। ये तो एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि किसी कर्मचारी का विवाह हो चुका है लेकिन विवाह होने के पश्चात भी वो अपने
पति या पत्नी के अलावा किसी को अपना नॉमिनी बनाना चाह रहा है तो वो बना सकता है, परंतु इस स्थिति में वो स्टैंड करेगा क्योंकि उसका विवाह पहले हो चुका। विवाह पहले होने के कारण से उसके बाद में वो नॉमिनी अपॉइंट कर रहा है, तो जिसको भी वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा, चाहे वो उसके माता पिता भाई बहन जो भी है, तो उसके नाम से ही नॉमिनेशन स्टैंड करेगा। अब इसमें इस परिस्थिति में नॉमिनेशन स्वतः ही पत्नी के नाम से नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन में प्रावधान है। आइए अब देखते हैं कि आपको इसमें प्रीमियम के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको एक रेगुलर पे स्केल मिलेगा जिसमें आपकी बेसिक पे डिसाइड होगी और उस बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपको कटौती कराने के ऑप्शंस है। अगर किसी का बेसिक पे 22,000 तक है तो उसके पास 3 ऑप्शन है कि 800 रुपये भी वो कटवा सकता है और 1200 भी कटवा सकता है और 2200 भी कटवा सकता है। यानी कि उसका जिस भी बेसिक पे में, इस लिस्ट के अंदर जो बेसिक पे अवेलेबल है, जिस भी रेंज में उसकी बेसिक पे पड़ रही है, तो उसके सामने दिए हुए 3 ऑप्शंस में से, यानी एक उसके सामने दिया हुआ ऑप्शन और 2 उससे हायर ऑप्शंस में एम्प्लॉय कटौती करवा सकता है। अब आप ये देखें, ये यहाँ पे 22,001 से 28,500 तक का बेसिक पे है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 25,000 है, 25,000, तो वो उसके पास 3 ऑप्शन है। एक तो वो 1200 रुपये कटवा सकता है, या वो 2200 रुपये कटवा सकता है, या वो 3,000 रुपये कटवा सकता है। इस प्रकार से तीन ऑप्शंस उसके पास रहेंगे। यदि किसी का बेसिक पे 75,000 है, यहाँ 72,000 है, अगर किसी का बेसिक पे 75,000 है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वो 5,000 रुपीज़ कटवाएगा या फिर वो 7,000 रुपीज़ कटवाएगा। तो इस तरह से आपके पास प्रीमियम के ऑप्शंस रहते हैं। आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे के अकॉर्डिंग जो यूजुअल प्रीमियम होता है, या तो वो कटवाएं, या उससे एक स्टेज ऊपर का प्रीमियम, या उससे 2 स्टेज ऊपर का प्रीमियम, ये आप प्रीमियम कटवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रीमियम प्रथम घोषणा पत्र यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन के साथ में ये आपको प्रीमियम के ऑप्शंस मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों ही बातें समझ में आई होंगी और उम्मीद है आपको ये बहुत ही आपको सहायता प्रदान करेंगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट डिक्लेरेशन की, अगली वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे। उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या गलती आमतौर से कर्मचारी कर देते हैं इसके अंदर। तो उन सब बातों के लिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे, फर्स्ट डिक्लेरेशन का पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।